हेलो फ्रेंड्स, आई एम रुचि शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सेंटर में। यहाँ पे हम लोगों ने सीरीज़ जो स्टार्ट किए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का है। तो यहाँ पे जो 12th का फिजिक्स है उसका हम लोग कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हो चुका है हम लोग का, और नहीं देखे हैं आप लोग तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करके यहाँ से ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से ले सकते हैं आप लोग। यूनिट 1 चल रहा है, चैप्टर 1 चल रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग किए थे पार्ट 1 में 9 क्वेश्चन तक, यहाँ तक कर लिए थे हम लोग। और चलेंगे आगे आज 10 क्वेश्चन की ओर, 10 नंबर। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम गवाए यहाँ पे 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कूलॉम नियम को लिखना है। यहाँ पे कूलॉम नियम को लिखें। आंसर है बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो मिस प्रिंटिंग हुआ है आप लोग सही कर लीजिए। बहुत ज़्यादा प्रयोग करने के बाद कूलॉम ने पाया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल वो किस किस पे निर्भर कर रहा है, और उनके बारे में पाया। कूलॉम एक वैज्ञानिक है जिससे ये अपना नियम दिए खुद का, उसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। और इसका प्रूफ है वो आगे हम लोग करेंगे। और यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो बोला जा रहा है कूलॉम के नियम के, तो दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, गुणनफल यहाँ पे सही कर लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे एक जो पॉइंट है उसके अनुसार जो बल है वो समानुपाती होता है Q1 × Q2 के, यानी दोनों आवेशों के जो गुणनफल है उसके समानुपाती होता है। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट बोला जा रहा है कि दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² का। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा फोर्स, दोनों आवेश और दूरी पे निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है कि यह दोनों आवेशों के बीच के दूरी पर निर्भर करता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूरी ज़्यादा होगा तो बल कम लगेगा, और बल कम होगा तो दूरी ज़्यादा होगा। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ हम लोग का। और चौथा जो पॉइंट है इसका कि यह आकर्षित होगा यदि आवेश असमान होगा, और यदि विकर्षित करेगा ये आवेश यदि समान होगा। ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, यदि समान आवेश है तो वहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, वहाँ पे विकर्षित करेगा एक दूसरे को। और जो आकर्षित करेगा वो असमान होगा, जो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा आकर्षण बल के द्वारा। अब 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कूलॉम नियम के परिसीमाओं को लिखें। तो आंसर में है कि कूलॉम नियम के परिसीमाएं निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित परिसीमाएं हैं, पॉइंट वाइज दिया गया है, देख लेते हैं इसको। कि आवेश हो तथा सापेक्षिक विराम में हो। ये जो कूलॉम का नियम है ये उस पे लागू होता है। इसकी सीमा ये है कि यहाँ पे जो आवेश होता है वो सापेक्षिक विराम में होता है, जिस पे कूलॉम नियम लागू होता है। और दूसरा जो कह रहा है कि यह एक प्रायोगिक नियम है, क्योंकि कूलॉम के जो प्रयोग द्वारा ही ये नियम को प्राप्त किया गया है। तो जो तीसरा जो पॉइंट है वो बोला जा रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तीसरे आवेश के उपस्थित या अनुपस्थित से प्रभावित नहीं होता है। ये जो दोनों आवेशों के जो बीच के जो बल है, फोर्स, वो या फिर दोनों आवेशों के बीच में या कहीं भी एक तीसरा आवेश आ जाए, या उसके वो उपस्थित हो या अनुपस्थित हो, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है जो बल है उस पर। तो यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन पॉइंट है वो बोल रहा है कि यह स्मॉल दूरी तक ही लागू किया जा सकता है। ये छोटे छोटे दूरियों के लिए लागू किया जा रहा है। ये कूलॉम के नियम है, वहीं तक लागू होता है, और आगे ज़्यादा दूरी बढ़ाने से इसका वैधता जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 बोल रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं। यहाँ पे छूट गया तो यहाँ पे इसको ही काट दीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र क्या है। तो
किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव हो उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। हम जानते हैं कि अगर आवेश में करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे चारों ओर एक अपना एक क्षेत्र बनता है जिसे हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो ये फार्मूला के अनुसार इसका आया है। तो एकांक आवेश के कारण लगने वाला स्थिर वैद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको हम लोग देख लेंगे। फार्मूला होता है इसका E बराबर F/Q। तो यहाँ पे इसी के ये फार्मूला है इसका, याद रखिएगा। और न्यूमेरिकल बहुत आता है इस पे ऑब्जेक्टिव में। तो एकांक आवेश के कारण जो बल लग रहा है स्थिर वैद्युत बल को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बल और ये आवेश हो गया। तो ये हो गया हमारा तीसरा मतलब 13वां क्वेश्चन। नोट में है, नोट में थोड़ा सा है, देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नोट। यहाँ पे लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र का सर्वप्रथम जो विचार दिए वो माइकल फैराडे ने दिया था। तो ये माइकल फैराडे को याद रखिएगा, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी। तो ये एक और पॉइंट है कि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर रहती है और जो ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा वो अंदर की ओर होता है। तो इसका जो है, इसको समझने के लिए हम लोग एक आकृति समझ लेते हैं। ये जो प्लस हो गया, प्लस आवेश होगा तो इसके जो लगेगा विद्युत क्षेत्र ये बाहर की ओर ऐसे लगेगा। और जो नेगेटिव होगा, माइनस होगा, ऋणात्मक होगा, उसके ऊपर जो है विद्युत क्षेत्र लगेगा तो वो अंदर की ओर लगेगा। ये हो गया ये पॉइंट का मतलब। तो आकृति द्वारा आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 14वां क्वेश्चन, समरूप तथा असमरूप विद्युत क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि समरूप तथा असमरूप विद्युत क्षेत्र क्या है। आंसर है इसका, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा समान हो तो समरूप विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, और यदि नहीं हो तो असमरूप विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जो बिंदु होता है उस पे जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो अगर परिमाण और उसका परिमाण और जो दिशा होता है वो दोनों अगर समान हुआ तो वहाँ पे जो लगेगा वो समरूप विद्युत क्षेत्र लगेगा। यदि न हो तो वो असमरूप विद्युत क्षेत्र लगेगा। तो ये हुआ हमारा 14वां क्वेश्चन। और 15वां जो क्वेश्चन है उसको देख लेंगे हम लोग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा क्या है। तो आंसर है इसका कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र रेखा होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान और दिशा को बताता है। मतलब ये विद्युतीय जो क्षेत्र रेखा है वो एक काल्पनिक और वक्र रेखा है जिसके किसी भी बिंदु पे स्पर्श रेखा की तरह खींचा जाए तो उस बिंदु का यह मान और दिशा को बताता है। तो ये होगा विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युतीय क्षेत्र रेखा हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे 16वां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा का विशेषता लिखें। विशेषता लिखना है यहाँ पे। किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के निम्नलिखित विशेषता है। विद्युत क्षेत्र रेखा मतलब पॉइंट में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट जो है, विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से प्रारंभ होता है और ऋण आवेश पर ख़त्म होता है। तो यहाँ पे जो फिगर बनेगा उसका थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग कि ये हो गया धन और ये हो गया ऋण। तो यहाँ से स्टार्ट होगा विद्युत क्षेत्र रेखा और यहाँ पे जाके समाप्त होगा, यानी धनात्मक से आरंभ होता है और ऋणात्मक पे समाप्त होता है। और यदि आवेश सिंगल हो तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है वो बाहर की ओर तो निकलता ही है, इसी की वजह से प्रारंभ होता है, और जो नेगेटिव होता है यहाँ पे आके समाप्त होता है। तो ऐसे हम लोग जान चुके हैं। और दूसरा जो बोल रहा है पॉइंट वो है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि अगर
ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा क्यों नहीं काटती है, तो क्योंकि काटेगी वहाँ पे दो विद्युत क्षेत्र मतलब उत्पन्न हो जाएंगे, जो कि कभी भी संभव नहीं होता है ये। तो ये हो गया दूसरा हमारा पॉइंट। और तीसरा जो पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक बंद संरचना के रूप में नहीं होता है। जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो कभी ऐसे बंद मतलब संरचना नहीं बनाता है। जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो एकदम स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से फ्लो करता है। बिंदु हो गया तो यहाँ पे ऐसे स्पर्श रेखा, वक्र रेखा होता है, तो ये स्वतंत्र होता है, ये कभी बंद लूप नहीं बनाता है, बंद संरचना नहीं बनाता है। तो ये हो गया यहाँ तक पॉइंट। 16 क्वेश्चन तक यहाँ पे कर लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो चलिए आज के लिए इतना है। और इस PDF चाहिए तो आप लोग लेना मत भूलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और तैयारी कीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।